नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब आप सबके लिए 2011 से अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हम सब डेली सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे, जो आपका 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 7 फरवरी 2023 में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम के लिए सबसे जो मोस्ट स्टडी मटेरियल है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों, सीटेट का एग्जाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है, कंसेप्चुअल बेस पे होता है, तर्क आधारित होता है। इसमें जिस बच्चे की सोचने की क्षमता तीव्र होती है, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा अच्छा स्कोर लाता है। आज हम सब पेपर 1 के अंतर्गत जो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों हम सब आपको इस चैनल पर जितने सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में साथ प्रीवियस ईयर, साथ में साथ नए क्वेश्चन को भी डेली सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं विषय वस्तु से, 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडोलॉजी से। तो पहला जो क्वेश्चन है, करीब बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है। पहले आपको बताना है, पहला ऑप्शन है सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जो प्राथमिक वर्षों में जो बच्चों का विकास होता है, वह सरल से जटिल की तरफ होता है। कोई बच्चा पहले सरल चीज सीखेगा, पहले वह सूत्र बनाना नहीं सीख लेगा। अब यहाँ पे अमूर्त से मूर्त करें, क्या बच्चा शुरू में नियम सूत्र बनाना सीख जाता है? कोई चीज नहीं देखता तब भी वह तर्क करने लगता है? नहीं दोस्तों, पहले वह सरल चीज को सीखता है, फिर वह जटिल की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आप जानते हैं बच्चा कैसे सीखता है? सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? कह रहे हैं किस काल में बच्चे का भाषा का विकास सबसे ज्यादा संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन है पहला आरंभिक बाल्यावस्था, सेकंड है माध्यमिक बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था, लास्ट है प्रसव पूर्व अवस्था। अब यह जानने के लिए सबसे पहले आप समझिए किस अवस्था में बालक अक्षर को बोलना, शब्दों को बोलना सीख जाता है। जो पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था होती है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आपका शुरू होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के ही अंतर्गत आपके आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था आते हैं। तो जो अक्षर बना के बोलना सीखने का प्रयास किस अक्षर उम्र को बढ़ता है? आरंभिक बाल्यावस्था में। अगर यहाँ पे ऑप्शन बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था होता तो यह आपका फिर बाल्यावस्था होता है। लेकिन जब बाल्यावस्था को डिफाइड किया गया है कि एक आरंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे आप आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। आरंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चा भाषा सीखने का प्रयास करता है और सबसे संवेदनशील, भाषा के निगाह से सबसे संवेदनशील काल आपका आरंभिक बाल्यावस्था काल ही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? कह रहे हैं ऐसी वह प्रक्रिया बताइए जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा, या फिर अनुकूलन कहलाएगा? तो आप कहेंगे समाजीकरण। अभी हम सब जल्द में सीडीपी की थ्योरी क्लास में समाजीकरण के बताए थे ना कि समाजीकरण ही वो प्रक्रिया होता है जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे अभी हमारी जो कमियां हैं, हमारी कमियां तो हमको खुद तो पता नहीं चलेगी, ये खुद तो लोग मानते ही नहीं है जब तक वह समाज के द्वारा बताया न जाता है। तो समाज के द्वारा हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। समाज में अपनी भूमिका को सीखता है, क्या कहलाती है? तो वह समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण से समाज के द्वारा जो चीज बच्चा सीखता है, इसे ही आप समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने
लगते हैं वह उनमें बस स्थापित की योग्यता आ जाती है। पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं यह जो अवस्थाएं हैं दिया किसने है, यह अवस्थाएं आपके दिए हैं जिन पियाजे महोदय ने दिया था, जो कि आपके इससे हर एक अवस्था से बच्चा होकर गुजरता है, किस अवस्था में बच्चे का कौन सा विकास होता है वही जिन पियाजे ने बताया है। तो राइट आंसर इसमें संवेदी चालक अवस्था होगा। इसमें बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कि किसी की देख कर नकल करना, जैसे आप करेंगे आपका नकल आपका बच्चा उतारने का प्रयास करता है, इस अवस्था में संवेदी चालक अवस्था। और वस्तु स्थापित करें, वस्तु स्थापित मतलब होता है जिसे वस्तु उसके सामने न दिखती रहे लेकिन तब भी उसका फिगर उसके दिमाग में बना रहे। जैसे उसकी मम्मी उसके सामने नहीं है लेकिन उसे पता है जैसे हम रोना शुरू करेंगे मम्मी हमारी तुरंत आ जाएंगी, यही होता है वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है अपनी सोच में क्या दर्शाती है। दोस्तों अभी आपको हमने बताया है ना कि जिन पियाजे ने वह सिद्धांत दिया था उसके 4 चरण बताए थे, उसके बाद उन्होंने और भी चीज बताया था कि जैसे कह रहे हैं कि सूरज वह मानते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन मानता है आता है इसमें कि एक बच्चा है उसकी एक बटन उसके कमीज को थामी है, उसे लग रहा है कि उसमें जान है, एक ही कमीज एक बटन उसके जिंदा रखी है, नहीं तो हमारा कपड़ा खुल जाता। तो इस प्रकार से जो मतलब निर्जीव चीजों में भी बच्चे को दिमाग में आए कि हाँ इसमें भी जान है क्योंकि सूरज हमें रोशनी देता है। जैसे अभी कोई कोई बच्चा है छोटा गुड़िया लिया रहे, कोई इसको गुड़िया को मार दे तो बच्चा भी रोने लगता, उसे यह नहीं पता है कि गुड़िया में जान नहीं होता है, उसे लगता है कि जैसे हमको चोट लगती है तो दर्द होता है, उसी प्रकार से इस गुड़िया को भी चोट लगेगी तो दर्द होगा। यही होता है दोस्तों इसमें जो जिस तरीके से इसमें पूछा गया है यही जो चीज इसका आंसर होगा वही चीज इसका भी आंसर होगा। आप कह रहे हैं क्या कहलाएगा, यह जीववाद चिंतन कहलाएगा। उसे नहीं पता है कि उस गुड़िया में जान होता है, उसे नहीं पता है कि सूरज में जान होता है, उसे लगता है कि जिस सूरज से हमको रोशनी मिलती है तो मतलब सूरज में जान है तभी हमको रोशनी मिल रही है। उसको नहीं पता है कि गुड़िया में जान है, क्योंकि हम जैसे हमको चोट लगती है वैसे हमारी गुड़िया को कोई मारेगा तो हमको भी चोट लगेगी, यही आपका जीववाद कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना ले वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। किसकी बात करें, ले वाइगोस्की की बात करें। ले वाइगोस्की के हम सब आपको बता देते हैं। ले वाइगोस्की का जो सिद्धांत है इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। इनका मतलब था कि बच्चा समाज के द्वारा सीखता है, अपने कल्चर के द्वारा सीखता है, इस पे इन्होंने जोर दिया था। पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है स्कीमा, थर्ड ऑप्शन है पाठ, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। आप कहेंगे ले वाइगोस्की किसकी बात करें, सामाजिक बात करते हैं, यह इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है। मतलब फोर्थ आपका सही है, यह तो आपका सही आंसर होगा नहीं। पाठ की बात करते हैं इसको फोल्डिंग की बात किसने किया है, आपके वाइगोस्की महोदय ने किया है। समीपस्थ का विकास का सिद्धांत जिसमें इन्होंने बताया कि विकास केंद्र से बाएं की तरफ होता है, सर से पैर की तरफ होता है। यह सब कौन बताया है, आपके वाइगोस्की ने बताया। लेकिन जो स्कीमा है दोस्तों, स्कीमा आपके पियाजे महोदय ने बताया है, ना कि आपके वाइगोस्की ने बताया। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है दोस्तों, किसके अनुसार, ले वाइगोस्की के अनुसार। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सेकंड है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व वांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, थर्ड है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान करके विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना, फोर्थ कथन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। इसमें कहेंगे अभी हमने आपको पाठ बताया था, आलंबन बताया था। पाठ का मतलब क्या होता है, जिसे कोई बच्चा कुछ चीज बताने का प्रयास कर रहा है, वो नहीं बता रहा है लेकिन थोड़ा सा रुक जा रहा है या फिर भूल जा रहा है, आप उसे थोड़ा सा इशारा कर देंगे, थोड़ा सा पाठ दे देंगे, यह बच्चा अपना आंसर पे पहुंच जाएगा। यही होता है पाठ देना। जब बच्चा कुछ बताने का प्रयास करे, थोड़ा बहुत रुके तो आप उसे मदद कर दीजिए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कोहल वर्ग से संबंधित है। करें कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। देखिए कोहल वर्ग जो आपके थे
इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, नैतिकता की बात किए थे। इनकी एक कहानी थी हिंज की कहानी, जिससे आपके एग्जाम में हर बार कोहलर से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोहल वर्ग की बात करें तो हिंज की कहानी है, कहानी को हम तो आपको थ्योरी क्लास में बताए हैं। इनका जो प्रथम अवस्था है, इन्होंने 3 चरण बताए थे। कोई बच्चे का 3 चरण होता है और हर चरण के 2-2 उपचरण होते हैं, मतलब 3 आपके चरण हो गए और 6 आपके उपचरण हो गए, क्योंकि हर एक चरण के 2 चरण होते हैं। तो 3 चरण है, 6 आपके उपचरण और 3 इनके चरण। तो इन्होंने हर चरण में बताने का प्रयास किया है कि बच्चे किस प्रकार से चिंतन करते हैं, किस प्रकार से तर्क करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम अवस्था में आपको बताना है। तो प्रथम अवस्था में किसकी बात किया गया, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। सेकंड है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। थर्ड है कानून और नियमों को बनाए रखने का कर्तव्य का पालन करना। फोर्थ है अमूर्त स्वाभाविक सिद्धांतों का अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। बच्चों को नहीं पता है कि नियम को हमको, तो उसे अब हमने बता दिया कि नियम को नहीं तोड़ना है। अब वो यही जान रहा है कि हमको नियम को नहीं तोड़ना है। हमने जैसे बताया बच्चा वैसे ही अप्लाई करेगा, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि अगर कोई नियम से हमारा नुकसान हो रहा है, किसी की जान जा रही है, तो फिर हमको ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, प्रगतिशील में कक्षा कक्ष में आपको बताना है। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में क्या ऐसा किया जाता है कि फिक्स कर दें, कि बाध्य कर दें कि नहीं यही सीखना है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन बाध्य किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा। सेकंड है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अभी तो सही लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन में देखेंगे बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण। देखिए नामीकरण आपका कैसा है, नामीकरण हो गया, पृथककरण हो गया, यह सब निगेटिव पॉइंट है। आप उसे अलगाव नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। बच्चों को इनाम पाने के लिए, सजा से बचने के लिए, देखिए इनाम के लिए नहीं दोस्तों, सजा से बचने के लिए कार्य नहीं कराएंगे। यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी। राइट आंसर इसमें सेकंड, बच्चों को उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया था? सबसे पहले आप समझिए कि जो गार्डनर महोदय थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी एक प्रकार से बुद्धि नहीं होती है, उसमें छोटे बच्चे का, सभी की बात दोस्तों से बच्चे पे आप ना देखिए, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है। इन्होंने कई प्रकार से बच्चों को बताया था बुद्धि से, जिसे हम आपको बताते हैं निम्न किस प्रकार बुद्धि का वर्णन किया गया था। सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो कैसे बुद्धि का बात किया गया था दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा भाषाई बुद्धि। दोस्तों कैसी बुद्धि, उन्होंने भाषाई बुद्धि का बताया है। इनमें किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। उन्होंने भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि की बात नहीं किया था, विशिष्ट नहीं, सामान्य भाषाई बुद्धि की बात किए थे, अंतरावैतिक बुद्धि की बात की है, स्थानिक बुद्धि की बात की है। ऐसे इन्हें प्रकार बताए थे बुद्धि के। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आपके गार्डनर महोदय ने दिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। देखिए व्यक्तिगत बात आप खुद भी करते होंगे दोस्तों, कभी कभी जब आप अकेले होते होंगे आपस में ही बात करने का प्रयास करते होंगे, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको ये कर दें या फिर नहीं कर दें। इस तरह के प्रकार से खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं, इसी की बात करें व्यक्तिगत बात। प्राथमिक कक्षा इसमें से बच्चों को किया गया है इंडिकेट, लेकिन ये सब पे होता है दोस्तों। आप इतना एज हो गया है लेकिन आप भी खुद से कभी बात करते हो, कोई डिसीजन लेना हो खुद से सोचते होंगे कि ना, नहीं आपस में ही बात करना, यही होता है व्यक्तिगत बात। प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है, आपको ऐसे विकल्प की तरफ कभी नहीं जाना है जो बच्चे का विरोध करें। तो ये तीनों विकल्प क्या करें, बच्चे को विरोध ही तो ही करें ना, हतोत्साहित कर दें, नकारना चाहिए, दंडित करना चाहिए, तो यह सब नहीं करना है। आपको करना है पहला ऑप्शन, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चल अगला क्वेश्चन है मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यशाला में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि यह
एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा, ये क्या दर्शाता है? देखिए अभी तो एक चीज बताया गया है कि इस प्रकार से, लेकिन आपको हम इसके जो जड़ होता है जड़ को बता देते हैं। अगर आपको हमने जड़ बता दिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अलग कर सकते हैं। जैसे एक होता है इसमें क्या, मोहन कर क्या रहा है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका के देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की का ड्रेस नहीं पहनेगा। जेंडर से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेंडर रूढ़वादिता से। लेकिन जेंडर रूढ़वादिता वह होता है जहां पे किसी चीज, जैसे लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। कोई जैसे मैथ है, कहे जाए बच्चे जो है सिर्फ मैथ लगाएंगे, लड़कियां सिर्फ जो है गृह विज्ञान पढ़ेंगी, यह जेंडर रूढ़वादिता होता है। मार्केट से सब्जी लाना है, बच्चे जाके सब्जी लाएंगे, लड़कियां घर में चाय बनाएंगी, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, यह जेंडर रूढ़वादिता के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ तो है नहीं, मोहन मना किया कि हम ड्रेस नहीं पहनेंगे क्योंकि यह लड़कियों का ड्रेस है, वही एक लड़का है। क्या इसमें पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिका में लचीलापन? क्या इसमें लचीलापन की कोई बात हो रहा है? नहीं, लचीलापन वहां होता जब आप ऐसे जैसे सब्जी लाने का काम लड़कियों को दे दे, खाना बनाने का काम लड़कों को दे दें, ये आपका लचीलापन होगा। जेंडर समानता, आप जेंडर समानता की बात नहीं है ना, जेंडर गतिशीलता, क्या जेंडर गतिशीलता की बात किया जा रहा है? नहीं, जेंडर प्रारूप की बात किया जा रहा है। उसे वह बता रहा है कि जेंडर लड़कियां लड़का और लड़के में अंतर है, हम लड़के हैं इसलिए हम लेडीज ड्रेस नहीं पहनेंगे, यह जेंडर प्रारूप की इसमें बात किया जा रहा है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहे हैं कि आपकी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं के बच्चे हैं, उन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला विभेदित निर्देश, सेकंड है मानकीकृत उद्दीपन अनुबंधन। देखिए कुछ चीज आप जानते रहिए जो कि आपके एग्जाम में हर समय काम देगा। एक मिनट, हाँ, जैसे ये जो मानकीकृत होता है, मानकीकृत का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, यह आपका सीक्रेट में कभी भी ऑप्शन ये सही नहीं होता, मतलब मानकीकृत अगर दिया है तो ऑप्शन आपका गलत ही होगा। उद्दीपन अनुबंधन की बात नहीं किया गया है इसमें, करें अलग अलग। पहली बात तो बच्चों को अलग अलग आपको सिखाना नहीं है कि अगर कोई बच्चा आपके क्लास में बहुत तेज है और कोई बच्चा बहुत स्लो है तो आप बच्चों को अलग कर दीजिए, तुम अलग पढ़ो, तुम तेज हो, तुम स्लो हो, तुम अलग पढ़ो, ऐसा तो आपको करना नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज नहीं पूछा है, इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे, क्या कहेंगे? इसे आप विभेदित निर्देश कहेंगे। आप इसे अलग अलग जो कर रहे हैं इसे विभेदित निर्देश कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? किसकी बात करें? सामाजिक रचनावादी कक्षा में बात करें। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सेकंड है सहयोगात्मक परियोजनाएं, थर्ड है मानकीकृत परीक्षाएं, लास्ट है मानक संदर्भित परीक्षाएं। यह इसमें जो राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसमें सेकंड होगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। इसमें सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या है? सहयोगात्मक परियोजनाएं, जब सहयोग के द्वारा बच्चा सीखता है। मानकीकृत आपको मैंने पहले बताया ये ऑप्शन सही नहीं होगा, मानक संदर्भी भी तो नहीं होगा, वस्तुनि ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड ही बचा जो सहयोगात्मक, जब बच्चा सहयोग करे, सहयोग के द्वारा सीखे, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हम बच्चों का आकलन क्यों करते हैं? कोई चीज बच्चे के बारे में हम जान रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो हम क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन होगा। पहला ऑप्शन है अध्यापन की प्रभावशाली, एक मिनट, हाँ, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। सेकंड है शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। थर्ड है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। लास्ट है कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। हम मूल्यांकन जो करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये सही होगा, अध्यापन की प्रभावशाली पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। जिसे अभी आप क्लास में आए, कोई चीज पढ़ाना शुरू कर दिए, बोर्ड पे लिखाना शुरू कर दिए, बच्चे लिखना शुरू कर दिए,
अब बच्चे का आकलन आपने नहीं किया, कौन बच्चा लिख पा रहा है कौन बच्चा नहीं लिख पा रहा है। आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो आप लिखाते जाएंगे तुरंत लिखते जाएंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब जब आप उसे आकलन करेंगे, उनका बीच बीच में चेक करेंगे कि हाँ देखिए लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, उनकी कॉपी चेक करेंगे, तो उनका जो समस्या है आप उसे निदान कर सकते हैं। यही होता है आकलन। आकलन करने का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चे की जो कमियां हैं उसे दूर कर सकें। ऑप्शन फर्स्ट, और अपने अब जो हमारे पढ़ाने का कौशल है, पढ़ाने का तरीका है, उसमें हम चेंज करें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि जरूरतों व एक मिनट दोस्तों, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं पर ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों का विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, आपके क्लास में किसी भी कल्चर से बच्चा आए, किसी भी क्षेत्र से आए, मतलब कोई भी बच्चा आए, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चा हिंदी नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चा जिस सब्जेक्ट में जिस भाषा में समझे आपको उस सब्जेक्ट में उस भाषा में समझाना है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी नहीं, हमको इंग्लिश नहीं आता हम सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे। आपको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को नहीं चॉइस करना है। बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। पहला ऑप्शन है समावेशन कहेंगे। सेकंड है नामीकरण, पृथक्करण। पृथक्करण अलगाव है जो कि आपको हमने पहले बताया नहीं सही होगा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे को प्रतिद्वंदता करा दें, दोनों में आपस में बता दें देखिए वो तेज है तुम धीम हो, दोनों में प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। बहिष्करण तो आप कह नहीं सकते। बचा क्या, समावेशन ही बचा। आप इसे क्या कहेंगे, समावेशन कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, समावेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कक्षा कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। दोस्तों इसमें नहीं देता है, जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। थर्ड है केवल प्रभावित संस्कृतियों को के त्योहार मनाना। लास्ट है हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है, जो गलत है यह है केवल एक ऐसा शब्द है जिसमें लगता है उस शब्द को कभी आपका सही हो ही नहीं सकता। करें केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहार मनाना है, सिर्फ केवल जो आपके फेमस त्योहार हैं, प्रभावी त्योहार हैं, आपको उन्हीं को मनाना चाहिए। नहीं, अगर आपके बच्चा आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा आया है जिसके फेस्टिवल के बारे में कोई नहीं जानता, आप उस फेस्टिवल के बारे में भी सबको बताना चाहिए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को, एक मिनट दोस्तों, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों की कठिनाई होती है जो से जूझ रहे हैं। अगर कोई बच्चा लंबे पाठ नहीं पढ़ रहा है, लंबे अंश को नहीं समझ पा रहा है, उस बच्चा कौन सी समस्या से जूझ रहा है, यह जो सब दिया गया यह एक प्रकार से विकार है। यह कोई बीमारी नहीं है कि आप इसे बीमारी न समझिए, ये तो एक बीमारी हो गया हमको, नहीं, यह विकार होता है जो कुछ समय के बाद सही हो जाता है। आप क्या कहेंगे, गुड़ज वैकल्य। अब गुड़ज अगर वैकल्य की बात करें, इसमें जाहिर सी बात है जब बच्चे के मैथ से समस्या हो, गणित से समस्या हो, तो ये आपका गुड़ज वैकल्य कहलाता है। फिर है पठन वैकल्य, श्रवण बाधिता, लेखन वैकल्य। देखिए इसमें पाठ पढ़ने में समस्या हो रही है, जाहिर सी बात है किससे संबंधित हो, पठन वैकल्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। कैसा है बच्चा, श्रवण बाधित है, सुन नहीं पा रहा है, इसके लिए कौन सी सामग्री का आप इस्तेमाल करेंगे। श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तिकाएं, उपशीर्षक वाले वीडियो, या फिर त्रियामी चार्ट और मानचित्र। देखिए वह क्या नहीं कर पा रहा है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, कौन सी विधि से बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवण किताबें, जब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो वह श्रवण किताबें से सीखेगा कैसे, नहीं सीख पाएगा, नहीं सुन पाएगा। ऑप्शन यही आपका गलत है, यह नहीं सही है, बाकी यह सभी उसके लिए हेल्पफुल है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मकता, एक मिनट, हाँ, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे बच्चों की पहचान करना है, सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना है।
पहला है रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सेकंड है सही मिलान करने वाले प्रश्न, थर्ड है सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, लास्ट है खुले जवाब मुक्त उत्तर प्रश्न। देखिए किसकी बात करें, सृजनात्मक की बात करें, जब बच्चा खुल के आंसर दे, कोई दबाव ना हो। ऐसा कब होता है, जब बच्चा देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कोई चीज लिख दे, जैसे बीच में एक शब्द भरना है, एक शब्द फिक्स है कि यही शब्द भरा जाएगा, क्या अपने मन से बच्चा कोई जवाब उसमें भर पाएगा? नहीं। सही मिलान करें, अब मिलान वाला भी तो एकदम फिक्स है कि वह मिलान उसी में से आएगा। सही गलत का उत्तर, जो ऑप्शनल सवाल होते हैं, 4 ऑप्शन होता है, अब जो ऑप्शन होगा चारों में जो सही आंसर होगा, ये चारों में से ही होगा ना, 5वां ऑप्शन आप नहीं दे सकते, मतलब जो राइट आंसर होगा इसी चारों में से ही होगा। इसके बाद है खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे खुले जवाब होता है, मतलब बच्चा जहां खुल के अपने हिसाब से कुछ भी लिख सके, वही आपका मुक्त उत्तर प्रश्न, यही आपका सृजनात्मकता को बढ़ाता है, जिसे हम अपसारी प्रश्न भी कहते हैं। जानते रहिए आप। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, क्या करना चाहिए? उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें अपेक्षा की जाए। क्या बच्चा जो अपने साथ अनुभव लाया है, आपको उसको नकार देना चाहिए? आप कहेंगे नहीं, उसे बल्कि आप पॉजिटिव के वे में सबको बताइए कि बच्चा यह ज्ञान सीखा है। ऑप्शन इसमें जो सही होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? पहले कुछ कथन दिए गए हैं, चीजों को बनाकर व कार्य करके, सेकंड कथन है पढ़कर व लिखकर, थर्ड है बोलकर सुनकर, लास्ट है सोचकर व मनन करके। बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों? बच्चे जो सीखते हैं, ये चारों चीज सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, चीजों को बनाकर, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सोचकर, मनन करके। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? कब दोस्तों बच्चा जो है, छोटा बच्चा कब सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा सीखेगा? पहला ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय हस्तांतरण पर बल देता है, सेकंड है शिक्षक मानता है कि केवल उच्च, देखिए अब यहाँ पे केवल आ गया, केवल ऐसा शब्द है जिस भी ऑप्शन में केवल आ गया वह ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता, मतलब यह ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, लेकिन तभी पूरा पढ़ के आपको बताते हैं। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, यह गलत है। थर्ड है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। थर्ड है शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत स्टैंडर्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देते हैं। थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हैं, एक मिनट, अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देते हैं, तब बच्चा किस भावना को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है पहला अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। आप कहेंगे इसमें तो अपनापन ही लगेगा ना, जब आप किसी बच्चे के परिवेश से, किसी के बच्चे के समाज से जुड़ी हुई बातें करेंगे तो यह क्या है? यह आपका अपनापन ही है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रक्रिया सेट से, कार्यात्मक स्थिरता से। आप कहेंगे जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है किससे सबसे ज्यादा बेहतर होती है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा तार्किक सोच से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, बच्चे की भ्रांतियां व त्रुटियों को क्या कहना चाहिए? बताइए आप। पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। क्या हानिकारक है? आप कहेंगे नहीं, बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, गलती करती हैं, तभी तो सीखते हैं, इसलिए हानिकारक नहीं है। सेकंड है बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाते हैं। थर्ड है बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। थर्ड है फोर्थ है जो ऑप्शन जो है वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। ये इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है दोस्तों त्रुटियां और भ्रांतियां। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। खाली जगह है, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। ऑप्शन है पहला आनंद है, उत्सुकता है, उत्साह है, ऊब है। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन
इसमें जो बात कर रहे हैं कि जिसे खाली जगह इस बात पर संकेत देती हैं शैक्षिक गतिविधियां के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि नहीं है। किसमें? ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ऊब है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले अभिकथन ए है, बच्चों में समाज का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। यह अभिकथन है। आप कहेंगे ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए, हमको बच्चों को डर पैदा करके सिखाना चाहिए। पहला सेकंड कारण आ रहे इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने के बेहद प्रभावशाली है। क्या बच्चे को मार्क पढ़ाएंगे, इनाम देके पढ़ाएंगे? यह भी गलत हो जाएगा। ये दोनों जो गलत है, दोनों किसमें गलत हैं? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करेगा? ऑप्शन है पहले कथन है दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। थर्ड है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर। फोर्थ है सीखने सिखाने की पद्धति। आप कहेंगे ये सभी चीज दोस्तों बच्चों को सीखने के लिए प्रभावित कर सकती है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्त वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ऑप्शन है पहला, व्यक्तिगत कारकों का प्रवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़े। लास्ट है वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्म सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, 3 कारक व्यक्तिगत, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए जो बच्चे के प्रभाव पड़ता है सबसे महत्वपूर्ण होता है वातावरण जो व्यक्तिगत होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवहार है वह भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आज हम सब 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। यह पेपर आपका 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2023 में, उसी दिन यह एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपसे फिर हम एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।